नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इस समय ईडी की गिरफ्त में हैं। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पर चल रहा है। ईडी ने उन्हें कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया था और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल लगातार जेल से ही सरकार चला रहे हैं। इधर अरविंद केजरीवाल सरकार चला रहे हैं जेल से, और उधर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उन्होंने पहले एक बार संदेश दिया था जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बातों को, उनके खत को पढ़ा था, और आज फिर सुनीता केजरीवाल का एक और संदेश सामने आया है। इस संदेश में सुनीता केजरीवाल ने ये बताया है कि किस तरह दिल्ली में दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, कैसे अरविंद केजरीवाल को काम करने से रोका जा रहा है। और इन सब के अलावा सुनीता केजरीवाल ने एक सबसे बड़ी बात यह कही कि कल यानी 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। एक बड़ा धमाका हो सकता है शराब घोटाले मामले में, जिससे बीजेपी मुश्किल में शायद फंस जाए। तो क्या है पूरा मामला, इस पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुन लेते हैं सुनीता केजरीवाल का ये संदेश जो उन्होंने दिया है। नमस्कार। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी की यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। 2 मिनट कुछ सेकंड के इस वीडियो में बहुत सारे इमोशंस छुपे हुए हैं। एक और सुनीता केजरीवाल भावुकता दिखा रही हैं क्योंकि उनके पति जेल में हैं, बीमार हैं, जैसा वो बता रही हैं, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा। दूसरी ओर वो ये भी बता रही हैं कि कैसे उनके हौसले बुलंद हैं, और उनके हौसले बुलंद होने का संदेश ये है कि आम आदमी पार्टी इस समय झुकने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल झुकने वाली नहीं है। ये बीजेपी को वो संदेश देना चाह रही हैं। और तीसरी ओर वो ये भी बता रही हैं कि दिल्ली की जनता की फिक्र अरविंद केजरीवाल को है और वो वहीं से अपना काम चलाएंगे, सरकार चलाएंगे, भले ही बीजेपी उन पर कितनी भी रोक लगाने की कोशिश करे। तो 2 मिनट में बहुत सारी चीजों को सुनीता केजरीवाल ने सामने रख दिया, और इसके साथ साथ एक बड़ा धमाका करने वाली ये जो बात कही कि कल वो बताएंगे
कि 28 तारीख को आखिर अरविंद केजरीवाल क्या खुलासा करेंगे। अब इसको लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है और हर ओर चर्चा होने लगी है कि आखिर ऐसा क्या है जिसका खुलासा कल अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अमलेंदु जी, आज दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। वैसे दिल्ली विधानसभा का एक दिन का ही सत्र था और वो भी हंगामे के कारण स्थगित हो गया और इसमें आज अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आपके तमाम लोगों ने पीली टी शर्ट पहनकर विरोध किया, जो शायद भगत सिंह को बताना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था। और सुनीता केजरीवाल ने आज फिर उसी कुर्सी पर बैठकर पीछे भगत सिंह की तस्वीर के साथ वैसा ही संदेश दिया जैसा कुछ दिन पहले उन्होंने दिया था अंबेडकर जी और भगत सिंह की तस्वीर के साथ। बिल्कुल माहौल वैसा ही था। और इधर आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। तो एक और ये सुनवाई का वो चल रहा था, दूसरी ओर सुनीता केजरीवाल संदेश दे रही थी, तीसरी ओर आपके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल माहौल ऐसा था। और अभी हमने ये देखा है कि जब से ये पिछले एक हफ्ते से गिरफ्तारी का जो प्रकरण चल रहा है उसमें अब केवल दिल्ली ही नहीं, देश भर का, दुनिया भर के मीडिया की भी अब इस पर निगाहें हैं, क्योंकि दिल्ली जो है भारत की राजधानी और यहाँ होने वाली हर हरकत पर विदेशी मीडिया की नजर रहती है। तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में भी आ चुका है। अमलेंदु जी, क्या इन तमाम मसलों पर बीजेपी ने खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर ली है? क्योंकि आपके तेवर यही बता रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी के लोग किसी भी हालत में रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और वो लगातार विरोध कर रहे हैं। आज सुनीता केजरीवाल का ये जो फिर आकर संदेश पढ़ना ये बता रहा है कि अभी बहुत सारी चीजें अंडर द कारपेट है, अभी बहुत सारी चीजें बाहर आनी बाकी हैं जिस पर बीजेपी भी फंस सकती है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भी जो है उसके तार भी इस कथित घोटाले से जुड़े हुए हैं। शरद रेड्डी की जो बात थी, जो अरविंद वर्मा वाली बात थी, तो एक और आज एक और चीज ये आई है कि निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं और उनके पति का एक बयान आज बहुत चर्चा में आ रहा है, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा, जो भी अर्थशास्त्री हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये बहुत सीधा सीधा मामला नहीं है, इसमें बहुत सारे गड़बड़ियां दिख रही हैं। केवल मोदी सरकार को ये गड़बड़ी शायद नहीं दिख रही, या बीजेपी अपने सत्ता के रसूख के उस पर इस गड़बड़ी को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर रही, या इस पर कोई जांच नहीं चाहती क्योंकि उसकी जेब भर रही है। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप वो जो दूसरे दलों पर लगा रही है और खासकर अब आम आदमी पार्टी पर जिस तरह से उसके शिकंजा उसका कस रहा है, इस पर कल क्या कुछ हो सकता है अमलेंदु जी? और क्या इससे चुनाव के ठीक पहले ये सब जो घटनाक्रम चल रहा है इससे बीजेपी को मुश्किल होगी? निश्चित तौर पे समित्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ये मुसीबत खुद मोल ली है, इसको ऐसे कह सकते हैं। और जो कहावत है कि आ बैल मुझे मार, उसको अगर थोड़ा संशोधित करके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आ केजरीवाल मुझे मार। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो चीज़ें बुनी थी वो ये भूल गए थे कि केजरीवाल भी उसी पाठशाला से निकले हुए हैं जिसमें से नरेंद्र मोदी या अमित शाह निकल कर के आए हैं। और अमित शाह जी या मोदी जी शिक्षा के मामले में थोड़ा कमतर हैं केजरीवाल के मुकाबले। तो केजरीवाल जो है वो ज़्यादा घुने हुए हैं उस पाठशाला के जिस पाठशाला से मोदी जी और केजरीवाल जी आते हैं। तो आपने जिस तरीके से केजरीवाल के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कोशिश की और ये सोचा कि इंडिया गठबंधन से उनको हटा दिया जाएगा और इंडिया गठबंधन से केजरीवाल अलग हो जाएंगे तो इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, ये सोच के भारतीय जनता पार्टी ने शायद ये सारा दुष्चक्र जो था या कुचक्र जो भी कह लीजिए वो बुना था। लेकिन उसके परिणाम अब उल्टे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चूँकि इसी समय जिस समय एकदम से इलेक्टोरल बॉन्ड की चीज़ें सब सामने आई, और ये भी हो सकता है कि चूँकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की चीज़ें सामने आने लगीं तो भारतीय जनता पार्टी को लगा हो कि अब ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ सकती हों। जिस तरीके से आपने बताया कि निर्मला सीतारमण के पति जो वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, विपक्ष भी इस बात को कह रहा है कि ये आज़ादी के बाद सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है। तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले की परतें जो हैं वो जब उघड़ेंगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक ना पहुँचें, इससे बचने के लिए पहले केजरीवाल को लपेटा गया ताकि विपक्ष जो है पूरा वो केजरीवाल के मसले में उलझ जाए। मुझको ऐसा लगता है कि लेकिन ये भी रणनीति भारतीय जनता पार्टी के साथ बूमरैंग कर रही हो, ये उल्टे भारतीय जनता पार्टी के गले पड़ रही है। देखिए, एक तो भारतीय जो आम आदमी पार्टी है वो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए कि वो सोशल मीडिया पे भी और ज़मीन पे भी एक तरीके से देखा जाए वो ज़्यादा संगठित और एक तरीके से कहा जाए कि वो रणनीति के मामले में उनसे बेहतर रणनीति तैयार करती है।
भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी का जो पिछला वो रहा इतिहास, जिसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहा जाता है, अन्ना आंदोलन जो हुआ, उसके कंधे पर चढ़ करके सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी। यानी भूमिका जो थी वो अरविंद केजरीवाल ने तैयार की थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जरिए, और उसकी लहर पर उठ करके भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आ गई। उसका भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया। लेकिन आप जो देखिए, राजनीति में भी होता है, ये होना भी चाहिए कि भाई आप जिसके कंधे पे पैर रख करके चढ़ते हैं, तो जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहली लात आप उसी कंधे पे मारते हैं जिसके कंधे पे आप चढ़ के पहुंचते हैं, ताकि नीचे वाला जिसके कंधे पे आप चढ़ के पहुंचते हैं वो ऊपर आने की कोशिश ना करे। भारतीय जनता पार्टी जो थी वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बनाए हुए माहौल के कंधे पर चढ़ करके आई थी, तो उसने जो थी वो लात मारना फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर शुरू कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि जैसा मैंने कहा कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मोदी जी के मुकाबले, अमित शाह के मुकाबले, तो रणनीति और बेहतर तरीके से बना सकते हैं, चूंकि उसी पाठशाला से आते हैं जिस पाठशाला से भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की रणनीति थोड़ा और ज़्यादा कहा जाए वो साफ है। दूसरी एक कहावत जो है कि जिसके घर शीशे के होते हैं तो दूसरे घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, ये भी भारतीय जनता पार्टी को फिर बैठता है कि अगर आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो घोटाला कहा जा रहा है उसमें अगर आपकी संलिप्तता है, तो आपको फिर दूसरे विपक्षी दलों के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए था, जिनकी इस मामले में चाहे संलिप्तता हो या ना हो, दोनों मामलों में। क्योंकि आपका घर ठीक नहीं है, और जो आरोप लग रहे हैं जिस तरीके से कि उन फार्मा कंपनियों से आपको चंदा मिला है जिनके जो थे वो दवाएं टेस्ट में फेल हो गई थी, यानी कि जिन दवा कंपनियों ने इस देश के लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, आपने उनसे चंदा लिया, यानी आपने देश के लोगों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। यह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आरोप चस्पा हो सकता है, जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की चीज़ें सब सामने निकल करके आ रही हैं उसके बाद। तो ऐसे में आपको इस मामले में कम से कम दूसरे दलों के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मीडिया उनके कब्जे में है और सारे संसाधन उनके पास है, तो वो अपनी चीज़ें जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से उसको नरेशन बना लेंगे। तो नरेशन भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसमें कितना वो सफल होगी ये देखने वाली चीज़ है। फिलहाल ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो नरेशन बनाना चाहती है वो नरेशन बन नहीं पा रहे हैं, और लोगों की नज़र में एक बात साफ जा रही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के ज़बरदस्त तरीके से घिरी हुई है और चुनाव में उसका बुरा हाल होने जा रहा है, इसलिए इस तरीके की सारी चीज़ें की जा रही हैं, इसी तरीके से विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये बात अब आम आदमी के दिमाग में पहुँच रही है। अब केजरीवाल, जिस तरीके से मैंने कहा कि केजरीवाल जो ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए शूट पॉलिटिशियन है, मोदी जी के मुकाबले ज़्यादा शूट पॉलिटिशियन है, तो कल को केजरीवाल अदालत में क्या घोषणा कर दें कुछ नहीं कहा सकता। हो सकता है कह दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये पैसा जो है ये लेकर के जो ईडी आरोप लगा रही है, ये सब पैसा उसमें आवाज और ट्रेल हुआ, उसमें हो सकता है किसी भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता का नाम बता दें कि साहब इनके जरिए हमारे पास लोग आए थे। तो अब अगर कोर्ट के अंदर मान लीजिए केजरीवाल कुछ घोषणा कर देते हैं, कोई धमाका कर देते हैं कि फला भारतीय जनता पार्टी के नेता के जरिए हमारे पास चीजें आई, तो सवाल ये कि फिर क्या ईडी उस भारतीय जनता पार्टी के नेता को गिरफ्तार करेगी? जी, क्योंकि जिस एक अप्रूवर के बयान के आधार पे आप गिरफ्तार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल को आप जो है किंग पिन उसमें बता रहे हैं, तो अगर केजरीवाल कोई बयान दे देते हैं कि फला नेता के जरिए हमारे पास कुछ आया था, तब आप क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल कल कुछ इस तरीके की कोई खुराफात भी कर सकते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी और बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मांग की कि साहब जेपी नड्डा को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो आया है और उस व्यक्ति से आया है जो अप्रूवर बना है इस शराब घोटाले में, उसकी कंपनी से पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है, तो अब जेपी नड्डा को इसमें गिरफ्तार किया जाए, ये आम आदमी पार्टी की मांग थी। तो क्या इसी दिशा में चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं? मुझको लगता है कि ऐसी भी कुछ खुराफात हो सकती है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो अपने दांव चल रही है, अरविंद केजरीवाल उसके मुकाबले बेहतर दांव चल सकते हैं, ऐसा मुझको लगता है। अब बाकी वो क्या करते हैं ये आने वाला समय बताएगा सर मित्रा जी। बिल्कुल, आपने किंगपिन की बात कही, सरगना जिसको हम कह सकते हैं, और ये भी बड़ी अजीब बात है कि अभी तक इस मामले में पूरी जांच पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत सबूत मिले नहीं है किसी के खिलाफ, किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है। लेकिन इन सब चीजों के पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को किंगपिन बता दिया है शराब घोटाले का। 2023 में यही किंगपिन वो मनीष सिसोदिया को बता रही थी, और उसके पहले शरद रेड्डी को, जो कि अब इन्फॉर्मर में नहीं, ये कहना चाहिए कि सरकारी गवाह जो बन गए हैं। तो ईडी के भी अपने स्टैंड्स जो हैं वो लगातार बदल रहे हैं। और आपने अभी ये बिल्कुल वाजिब बात कही कि जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की बात खुद आतिशी ने उठाई थी कुछ दिन पहले, और उन्होंने ये कहा था कि ये सारा पैसा तो ईडी को इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है जा रहा है बीजेपी को ज्यादा, तो ईडी को जांच वहां करनी चाहिए, और जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की मांग उठाई थी। और अब देखना यह है कि कल अरविंद केजरीवाल, क्योंकि
अरविंद केजरीवाल की मुझे ऐसा लगता है कि रणनीति इस समय लोहा लोहे को काटता है वाली उसी हिसाब से वो चल रहे हैं कि आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो वो और 4 कदम आगे बढ़कर आप पर वार करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने बाहर विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया और क्या कुछ नारे लगाए उन्होंने, ये सुन लेते हैं। हिटलरशाही मुर्दाबाद, 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 हिटलरशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो। मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। एक और केजरीवाल की रिहाई की मांग, दूसरी ओर मोदी शाह हो बर्बाद के नारे भी लग रहे हैं। माहौल पूरा चुनावी है, क्योंकि अगर इस समय सिर पे चुनाव नहीं होते तो शायद विरोध प्रदर्शन का तरीका थोड़ा दूसरा होता, नारेबाजी दूसरे किस्म की होती, सुनीता केजरीवाल किसी और तरह से संदेश देती हुई हमें दिखती। लेकिन इस समय पूरा ये लग रहा है कि एक माहौल में अगर नाटकीयता जरूरी है तो उस नाटकीयता को आम आदमी पार्टी के लोग पूरी तरह से रख रहे हैं, उसमें जरा भी चूक नहीं कर रहे हैं, जरा भी कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। और इस समय जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था सड़कों पर, तो उधर हाईकोर्ट के भीतर अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की ओर से दलील पेश कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि पूरे मामले में मेरी भूमिका साफ नहीं, मेरी यानी अरविंद केजरीवाल की भूमिका साफ नहीं है। ईडी कहती है मैंने सहयोग नहीं किया। असहयोग शब्द का एजेंसी लगातार दुरुपयोग करती है। किसी को अपने खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर मैं ये कहूं कि मुझे कुछ याद नहीं, मेरी याददाश्त कमजोर है, तो क्या यह गिरफ्तारी का आधार बन जाएगी? अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं और वो ये बता रहे हैं कि चुनाव के पहले एक सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी जबकि आचार संहिता लगी हुई थी बिल्कुल ही गलत है और वो इसी आधार पर हाईकोर्ट में सुनवाई चाह रहे हैं। अब कल इस मामले में और क्या कुछ होगा ये देखा जाएगा। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि कल सीबीआई भी जो है अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांग सकती है, यानी इस मामले को अभी और आगे हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी पर भी एक बड़ा आरोप लगा, क्योंकि कर्नाटक में जो बेल्लारी बंधुओं में से एक जनार्दन रेड्डी वो शामिल हो गए बीजेपी में और वो खुद अवैध खनन घोटाले के आरोपी रहे हैं, जेल में रहे हैं, उन पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन बीजेपी ने अब उन्हें अपने इसमें शामिल कर लिया है। तो इस पर भी आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, इसको सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बेल्लारी बंधुओं की येदियुरप्पा जी के साथ एक जुगलबंदी है, आपने सुनी होगी कई बार। इस जुगलबंदी के चलते आयरन ओर के अवैध खनन और निर्यात की एक ऐसी लूट मची कि पूरे भारत में येड्डी और रेड्डी नाम का एक ये जोड़ी थी जो बड़ी प्रख्यात हुई, बड़ी मशहूर हुई। येड्डी रेड्डी गैंग, ऐसी बातें होती थी। इसमें येदियुरप्पा जी को जेल भी जाना पड़ा। लीपापोती के लिए भाजपा ने उनका इस्तीफा भी लिया। आप सब इस इतिहास से वाकिफ हैं, आपने इन सब पे रिपोर्टिंग की हुई है। और 2011 और 17 के बीच इनकी कई बार गिरफ्तारी भी हुई। अब जब ये वापस से भाजपा में शामिल हो गए हैं तो सीबीआई अब इनको ऐसी क्लीन चिट देगी कि उजाला की सफेदी भी इनके सामने फीकी पड़ जाए। जनार्दन रेड्डी को बीजेपी ने अपने साथ शामिल कर लिया, जबकि ये जनार्दन रेड्डी थे जिनके बारे में 2018 में अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के वक्त कहा था, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वक्त, कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी को जब जिसकी जरूरत होती है वो उनके साथी बन जाते हैं, जब जिससे किनारा करना होता है वो बड़े आराम से कर भी लेते हैं। लेकिन इस समय जब चुनाव में इस बार भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण भी, ऐसे में जनार्दन रेड्डी को, जिनके ऊपर 16,500 करोड़ रुपए के अवैध खनन का आरोप है, ईडी के कई मामले उन पर चले, वो जेल में रहे। जैसा पवन खेड़ा बता रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो थे बीजेपी की ओर से, वो येदियुरप्पा, उनके साथ उनकी साठगांठ बताई जा रही है। सुषमा स्वराज के साथ बेल्लारी बंधुओं की नजदीकियां हमेशा बनी रही, वो बिल्कुल पारिवारिक संबंध रहे। तो अब बीजेपी ने क्या जनार्दन रेड्डी को अपने साथ शामिल कर लिया है,
तो इसका एक गलत असर जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में वैसे ही बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जब से कांग्रेस की जीत हुई है उसके बाद से बीजेपी कमजोर हो रही है। पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी कमजोर हो रही है। और जनार्दन रेड्डी का मामला केवल क्या कर्नाटक तक रहेगा, या इसका संदेश बाहर भी जाएगा कि पूरे देश में जाएगा कि बीजेपी भ्रष्टाचार के मामले में सुविधाजनक व्यवहार करती है? अमलेंदु जी, देखिए, मैं बार बार कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार जो है उसका शिष्टाचार है। मतलब उनका जो भी भ्रष्टाचार होता है वो अपने शिष्टाचार बना करके प्रस्तुत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता ये है कि उनके यहाँ जो भी भ्रष्टाचारी आएंगे या जो आएंगे वो सब वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, जैसा कि पवन खेड़ा कह रहे हैं। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल में थे तो उन्होंने वहाँ अजीत पवार का नाम लेकर, बाकायदा नाम लेकर के अजीत पवार का उन्होंने भ्रष्टाचारी का बताया था। उसके 3 दिन के बाद ही अजीत पवार जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो जाते हैं, उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। छगन भुजबल जो भारतीय जनता पार्टी जिनके ऊपर आरोप लगाती रही थी, साहब ये भी जो है उसमें घोटाले में शामिल हैं, ईडी को उनकी फाइल ही नहीं मिलती और अदालत में जाके ईडी बोल देती साहब वो फाइल हमको नहीं मिल रही है छगन भुजबल की, तो ईडी को फाइलें मिलना बंद हो जाती हैं। इसी तरीके से पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अब ये उस वॉशिंग मशीन में इतनी अच्छे तरीके से धुल जाएंगे कि उजाला की सफ़ेदी भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो ये निश्चित तौर पे एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। मुझे लगता है सर मित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी की अब सोच ये है कि चूंकि भ्रष्टाचार के मामले भारतीय जनता पार्टी के बहुत से खुल करके सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में चाहे भ्रष्टाचारी कोई हो या किसी को भ्रष्टाचार के आरोप हो, चूंकि अब ये मुद्दे बनने ही हैं, तो सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल करके और किसी भी तरीके से सरकार बनाने की तरफ बढ़ा जाए। और एक एक सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ रही है। अपने तमाम बड़े नेताओं के टिकट काट के और दूसरे दलों से ला करके, और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, भले ही उनका थोड़ा सा जनाधार हो, उनको ला करके जिस तरीके से शामिल कर रही है, उससे ही बात साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी को ना दूसरों के भ्रष्टाचार की कोई परवाह है, ना अपने भ्रष्टाचार की कोई परवाह है। उसको किसी भी तरीके से ये है कि सरकार किस तरीके से बनाई जाए और 272 का आंकड़ा किस तरीके से छुआ जाए, या थोड़ा भी कम अगर रह जाए तो वो कोर कसर किस तरीके से पूरी की जाए। आप देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई है उसमें साफ मालूम पड़ता है कि उन्होंने बड़ी संख्या में अपने सांसदों के टिकट काटे हैं, और तमाम लोग जो है वो जिनके टिकट घोषित कर दिए गए वो पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ना इनकार कर चुके हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ में आ रही है कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री कुछ दिन से खामोश दिखाई पड़ रहे हैं, और भ्रष्टाचार के ऊपर जिस तरीके से प्रधानमंत्री बातें कर रहे थे वो बातें भी सुनने में नहीं आ रही हैं। हो सकता है चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री फिर कुछ बातें करें, चूंकि उनकी मन की बात होती है, एक तरफा संवाद करते हैं तो वो किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा के निकल सकते हैं। लेकिन उसके जवाब जिस तरीके से मिलना शुरू हुए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई दिखाई पड़ती है, और इसीलिए तमाम भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार के, उनको अपने साथ सब वो शामिल कर रही है इस समय। तो अब ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है ये मुद्दा नहीं बना पाएगी, बल्कि मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार जो है वो बनता जा रहा है। और लोगों के मन में एक धारणा बनती जा रही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी में तमाम भ्रष्टाचारी, जिनको भारतीय जनता पार्टी स्वयं कहती रही है कि भ्रष्टाचारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोचा जरूर है, और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचारियों से, भ्रष्टाचार से कोई ना कोई रिश्ता नाता निश्चित तौर पे है। अभी सवाल उठने लगे कि भाई जो पार्टी 10 साल सत्ता में रहती है वो आलीशान अपने 5 स्टार कार्यालय पूरे देश भर के अंदर बना लेती है। जो पार्टी 70 सालों से जिसको कहा जाता है कि सत्ता में रही, और उसके दफ्तर आप देखिए किस तरीके से खंडर हाल पड़े हुए हैं। तो ये बातें अब आम लोगों के अंदर होने लगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक समृद्ध पार्टी बन गई है, और किस तरीके से समृद्ध पार्टी बनी है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जिस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं उससे ये आरोप और ज़्यादा लगते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट बढ़ने वाला है, चूंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, और भ्रष्टाचार के आरोपों पे अगर कोई भी चुनाव इस देश के अंदर हुआ है तो सरकारों को उसका जो है वो परिणाम भुगतना पड़ा है, जो भी सरकारें रही हों। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इसका खमियाजा निश्चित तौर पे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार अब जन जन तक पहुंचने लगा है। भारतीय जनता पार्टी सोचती थी कि मीडिया मैनेजमेंट के जरिए किसी तरीके से चीज़ें रोक ली जाएंगी और ये चीज़ें सब सामने नहीं आने पाएंगी, लेकिन जिस तरीके से अदालतों से अब फैसले आने लग गए हैं, विपक्ष जिस तरीके की तैयारियाँ कर रहा है, अब देखिए जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया, और वो बहुत संगठित तौर पर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया, और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो यानी एक यूनिफॉर्म में नजर आए प्रदर्शन करते हुए भी। तो ये कला भारतीय जनता पार्टी लेकर के नहीं आ सकती इस तरीके के प्रदर्शन करने की, जिस कला का प्रदर्शन किया है आम आदमी पार्टी के लोगों ने। सुनीता केजरीवाल एक तरफ जिस तरीके से बात कर रही हैं और जिस तरीके से भावुक होकर के बात कर रही हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी किस सुनीता केजरीवाल को लेकर के आ सकती है अपने बचाव के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। आम आदमी पार्टी तो सुनीता केजरीवाल को सामने लेकर के आ गई है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट ज़्यादा हैं। कांग्रेस जिस तरीके से हमलावर है, इंडिया गठबंधन एकजुट है सीट शेयरिंग को लेकर के, उनके अंदर कुछ भी बातें हों लेकिन वो धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो रही हैं। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बड़ी होने वाली हैं, मुझको ऐसा लगता है सर मित्रा जी। बिल्कुल, आपने सुनीता केजरीवाल का उदाहरण बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि अभी तक हम जनता जो है वो मोदी के आंसू देखा करती थी टीवी पर। वो जब तब रो दिया करते थे कि मुझे गाली देते हैं, मुझे ये करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने औरंगजेब से अपनी तुलना बता दी कि मुझे ऐसा ऐसा कहा गया। तो मोदी जिन गालियों को अपना टॉनिक बनाते रहे हैं, आज सुनीता केजरीवाल ने वो हाथ जोड़कर और आंख बंद करके केजरीवाल जी को महसूस करने वाली बात कहकर एक नया नैरेटिव यहाँ पर चला दिया कि अब मुकाबला बराबरी का होगा, कि अगर भावुकता में ही लोगों को लपेटना है तो कौन किससे आगे है। ये एक नया कंपटीशन यहाँ शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर आपने बात की कि जो सांसदों के टिकट काटे और ऐसे लोगों को टिकट दे दी जिन्हें खुद भ्रष्टाचारी बीजेपी बताती रही है। अजीत पवार का नाम आपने लिया, और अभी कुछ दिनों पहले नवीन जिंदल, जो जिन्हें अब कुरुक्षेत्र से सांसद उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और इन्हें 2014 में जब वो कांग्रेस में थे तो मोदी खुद इनको कोयला चोर कहते थे। इनकी पार्टी के लोग नवीन जिंदल पर तमाम प्रहार करते थे। मीडिया के कुछ लोगों से तो पैसे की लेन देन और तिहाड़ तक पहुंचने का मामला एक अलग है ही। अब वो सब एक पार्टी बन गए हैं। और मजे की बात यह है कि नायब सिंह सैनी, जिनको अभी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी कुरुक्षेत्र सीट से अब नवीन जिंदल को प्रत्याशी बना दिया गया। यानी बीजेपी के पास 10 सालों में कोई ऐसा भी नहीं है कि जिनके वो अपने किसी सांसद को अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो उनकी जगह वो अपनी पार्टी के किसी नेता को आगे करे, ऐसा लगता नहीं है। और उसे अभी भी कांग्रेस से आयातित लोग जो हैं या कांग्रेस से तोड़कर लाए गए लोग, उनकी जरूरत पड़ती है। और ये अजीब बात है कि जिन पर ईडी का मामला चलता है, यानी बीजेपी की वॉशिंग मशीन जो है इस समय बिल्कुल खुलकर अपना काम करने लगी है। और दिख रहा है कि वो जिसको पवन खेड़ा ने कहा कि उजाला की सफेदी भी यहाँ कम पड़ जाएगी, वो इस तरह लोगों के दाग धोने में मशहूर हो चुकी है। पिछले चुनाव में भी अमलेंदु जी भ्रष्टाचार का मुद्दा खड़ा हुआ था, राफेल का मुद्दा राहुल गांधी ने बड़े जोर शोर से उठाया था, लेकिन पुलवामा शायद उस पर बाजी मार गया और राष्ट्रवाद में बीजेपी वो चुनाव जीत गई। लेकिन इस बार क्या अब क्योंकि राहुल गांधी अकेले नहीं है जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, अब तो कांग्रेस पार्टी में भी, क्योंकि वो कांग्रेस के जिस तरह से खाते सील कर दिए गए हैं, उसके पास एक भी पैसा नहीं है। और अभी राजस्थान में डोटासरा जी ने ये कहा, एक भावुक अपील की मीडिया से कि आप छाप दो, हम आपको बाद में पैसा दे देंगे। यानी कांग्रेस लगातार ये बोल रही कि हमारे पास ना विज्ञापन के लिए पैसे हैं, ना अपने वर्कर्स को देने के लिए पैसे हैं। दूसरी ओर बीजेपी है जिस पर ये साफ साफ जाहिर हो चुका है कि हजारों करोड़ रुपए उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से कमाए, और वो अवैध तरीके से कमाए गए धन के बूते अभी भी दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ रही है। तो इस बार अब केजरीवाल भी गिरफ्त में है, कल कोई बड़ा धमाका वो कर सकते हैं। लेकिन क्या इस बार इंडिया गठबंधन के नेता मिलकर बीजेपी को इस तरह से घेरने वाले हैं कि भ्रष्टाचार के अलावा वो कोई और आरोप मतलब उसके मुकाबले कोई दूसरा मुद्दा खड़ा नहीं कर पाएगी, और बीजेपी इस बार भ्रष्टाचार के आरोप में ही फंस जाएगी, बुरी तरह फंस जाएगी? अमलेंदु जी। समिता जी, फंस नहीं जाएगी, मुझे लगता है ये फंस चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और गंभीर तरीके से फंस चुकी है। देखिए 2019 की परिस्थितियां बहुत अलग थीं, और सिर्फ पुलवामा का ही मसला नहीं था। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी भी अकेले थे, यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता भी जो थे वो राहुल गांधी का साथ नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी अकेले जो है वो चौकीदार चोर है का नारा जो जनता के बीच में उछल गया था, छत्तीसगढ़ में वो एक जनसभा में थे, बीच में से किसी ने नारा लगा दिया था, वो नारा बन गया पूरे देश भर के अंदर, चौकीदार चोर है। तो उस नारे के समर्थन में भी कांग्रेस के नेता नहीं खड़े हुए थे। और जब 2019 का चुनाव हारने के बाद जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उसमें प्रियंका गांधी ने ये बात कही भी थी, ये ऑन रिकॉर्ड है, मतलब अखबारों में खबरें छपी हैं कि मेरा भाई अकेला या था, वो लड़ता रहा और किसी ने भी उसका सहयोग नहीं किया। यानी कि ये बात कष्ट जो था राहुल गांधी को था कि एक सरकार के खिलाफ वो मजबूती से खड़े हुए थे और कांग्रेस के लोगों ने ही उनका साथ नहीं दिया था। आज परिस्थितियां एकदम उल्टी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस भी खड़ी है और पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। राहुल गांधी की जो 2 यात्राएं निकली, उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से माहौल बनाया है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बल्कि राहुल गांधी के समर्थन में। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी को पप्पू कह करके संबोधित करे।
भारतीय जनता पार्टी के लोग टीवी डिबेट्स में जो जा रहे हैं शर्मिता जी, आप देखिए किस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग जो जाकर के बातें करते हैं वो जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घेर रहे हैं और अपना संतुलन नहीं खो रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना मानसिक संतुलन एक तरह से कहा जाए उन डिबेट्स में खोते हुए साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में फंसी हुई है और ये मुद्दा बनता जा रहा है और मीडिया भी भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं कर पा रहा है। आपने जिस तरीके से बताया कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कल कहा कि भाई हम आपका छाप देंगे बाद में, आप देखिए किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। पहले कांग्रेस के खाते सीज किए गए, 154 करोड़ रुपया उनके खाते से निकाल दिया गया। अब एक नई जो है वो आईटी विभाग ने निकाल दी, साहब 524 करोड़ का और आपको देना है, नया एक और निकाल दिया। यानी कहीं कोई चीज नहीं है और आप निकालते चले जा रहे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड से किस तरीके से उसने पैसा इकट्ठा किया। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास होता है कि भारतीय जनता पार्टी 272 सीटें लेकर के आ रही है और सरकार बनाने जा रही है, तो इस तरीके के धतकर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विपक्ष के ऊपर जिस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है, जिस तरीके से उनके खाते सील किए जा रहे हैं, दो मुख्यमंत्रियों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें करने की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं पड़ती। ये करना ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा यकीन है कि उसकी 272 सीटें किसी भी हाल में नहीं आ रही हैं और उसको कोई सहयोगी ऐसे भी मिलने वाले नहीं है जो चुनाव के बाद 272 का आंकड़ा पार करवा सकें। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन सारे धतकर्मों के जरिए जो है वो चाहती है किसी तरीके से सरकार में कब्जा किया जा सके। और पूरी दुनिया के अंदर इस समय जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से शर्मिता जी, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान था वहाँ अमेरिका में कि अगर वो राष्ट्रपति नहीं बनते हैं तो वहाँ ब्लड बात होगा, जिस तरीके से मोदी जी के मित्र हैं वो डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए प्रधानमंत्री गए थे वहाँ जाकर के हाउडी मोदी वहाँ कार्यक्रम करके आए थे और यहाँ आकर के नमस्ते ट्रंप हुआ था भारत में, और गुजरात की जो है वो विकास छिपाने के लिए पर्दे लगवा दिए गए थे, वो सारी चीज़ें हुई थी और कोरोना काल में किस तरीके से ट्रंप को यहाँ घुमाया गया था। तो वहाँ ट्रंप ये कह रहे हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री के एक मित्र जो ब्राज़ील के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जाइर बोल्सोनारो, तो वो जब सत्ता से बाहर हुए तो किस तरीके से बाहर देखा कि उनके लोगों ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक पे जाकर के धावा बोला और राष्ट्रपति जो थे उनके घर पे वहां जाकर के हमला हुआ, इस तरह की चीज़ हुई। तो यानी क्या ये इस तरीके की तैयारियां भी कुछ हो रही हैं, ये भी एक जो है देखने की चीज़ होगी, क्योंकि अब सेना को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि वहाँ एक कार्यक्रम कराया गया था और सेल्फी पॉइंट जिस तरीके से बनाए गए, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं, तो ये सब इस तरह इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में ज़बरदस्त तरीके से बेचैनी है और उसको ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि मशीनों की मदद के बावजूद 272 सीटें आ सकती हैं। तो इसलिए अब विपक्ष को इस तरीके से तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। मुझको ऐसा लगता है कि और जो विश्लेषण आ रहे हैं सामने और जिस तरीके की परिस्थितियाँ सामने दिख रही हैं, उनका विश्लेषण इसी आधार पर किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई गहरा संदेश इस बात को लेकर के है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सफलता नहीं दिला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सी चीज़ें खराब चल रही हैं। तो ये सामने आ रहा, बताया जाता कि ये जो एक प्रचारकों की लिस्ट आई है, स्टार प्रचारकों की, उसमें नरेंद्र मोदी के बाद जो स्टार प्रचारक समझे जाते हैं योगी आदित्यनाथ, वो 20वें नंबर पे हैं और उनसे ऊपर तमाम और नाम है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो राजनीति है वो भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ परेशान कर रही है। तो बहुत सी चीज़ें मुझे लगता है चुनाव जब खुलेगा तो सामने आती जाएंगी और ये चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आधार पर अब जनता एकजुट हो रही है। तमाम और चीज़ें हैं, कोरोना काल के जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ, ये सब चीज़ें सामने निकल कर के आई। किस तरीके से उन दवा कंपनियों से आपने पैसा लिया जिनके सैंपल्स फेल हो गए थे, सीरम इंस्टीट्यूट को जिस तरीके से दिया गया ठेका वैक्सीन का, उससे चंदा लिया गया। तो बहुत सी चीज़ें मतलब इंटरकनेक्शन सब जुड़ते जा रहे हैं और उसके विश्लेषण होते चले जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनता जा रहा है सर मित्रा जी। बिल्कुल अमलेंदु जी, बल्कि गले की फांस से बेहतर मेरा ख्याल है कि गले की हड्डी बन चुका है, ये कह सकते हैं। और बीजेपी से अब ऐसा लग रहा है कि वो सांस लेते नहीं बन रही है। मोदी ने दावा तो कर दिया है 400 पार, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि इस बार 200 पार की स्थिति भी उनकी बन रही है। और यही वजह है कि एक तो बीजेपी के नेता इस बार चुनाव लड़ने से बहुत सारे नेता इनकार कर चुके हैं, दूसरी ओर बाहर से आए नेताओं को, दूसरी पार्टी से तोड़कर लाए गए नेताओं को बीजेपी टिकट दे रही है। लेकिन उन नेताओं की भी कितनी विश्वसनीयता कायम है ये तो चुनाव में ही पता चल जाएगा, जब जनता उनको स्वीकार करती है या नकारती है। लेकिन इस बीच जो अरविंद केजरीवाल का जो मामला है, ये एक ताजा प्रहार जो है बीजेपी ने खुद अपने पैरों पर कर लिया है, क्योंकि अब सुनीता केजरीवाल को जिस तरह से आगे रखकर अरविंद केजरीवाल संदेश
संदेश दे रहे हैं। और आज सुनीता केजरीवाल ने जो बात कही कि वो वहीं से वो संदेश दे रहे हैं पानी के लिए या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, तो बताइए इसमें कुछ गलत कर रहे हैं क्या? दिल्ली के लोगों का भला नहीं चाहते हैं क्या ये? तो वो सीधे सीधे जनता से इसको जोड़ रही हैं। और आज जो दिल्ली के एलजी हैं उनका ये कहना है कि हम जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे और अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये लोग मतलब एक और आप निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार कर लिया है और दूसरी ओर आप उस पर केस भी कर रहे हैं कि तुम वहां से सरकार नहीं चला सकते हो। ये सीधे सीधे अमलेंदु जी, क्या लोकतंत्र की अवमानना नहीं है? क्या ये लोगों जनादेश का अपमान नहीं है अमलेंदु जी? निश्चित तौर पे ये जनादेश का अपमान भी है, लोकतंत्र की अवमानना भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी वैचारिकी जो है, जिस संगठन के आधार पर उसका है, वो लोकतंत्र के शत्रु रहे हैं। जब भारत का संविधान लागू किया जा रहा था तो उन्होंने देश के संविधान को लागू किए जाने का विरोध भी किया था। आरोप ये भी है कि 1948 में इनका जो मातृ संगठन है उसने तिरंगे झंडे को जलाया भी था। 52 सालों तक इनके मातृ संगठन के दफ्तरों के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था। ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है और जनता के बीच में है। तो इनकी ना लोकतंत्र में कोई आस्था है ना संविधान में कोई आस्था है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से ये आशा करना कि वो कोई लोकतांत्रिक दायरे के अंदर रह करके काम करेगी या संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके काम करेगी, मुझे लगता है कि ऐसी आशा करना व्यर्थ है और ये आशा हमको नहीं करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक दायरे और संवैधानिक दायरों के अंदर रहकर कोई काम करेगी। लेकिन अगर एलजी जो हैं वो तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, खुद एलजी जो हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमे कायम है और वो इस वजह से बचे हुए हैं कि चूंकि वो एलजी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अरविंद केजरीवाल के विषय में आप कह रहे हैं तो पहले तो एलजी साहब खुद नज़ीर पेश करें, इस्तीफा देकर के जाएं उस मुकदमे जो जिसमें वो अभी वांछित है उसमें जाकर के उसका सामना करें। तो पहले ये नज़ीर पेश करें। तो आप इस तरीके कोई नज़ीर पेश ना करके अगर आप अरविंद केजरीवाल, हम ये नहीं कहते कि अरविंद केजरीवाल को साफ होंगे या क्या, जो भी चीज़ें होंगी वो ठीक है, जो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं कुछ हो, लेकिन आप कितने साफ हैं? सवाल ये है कि आप जो दूसरों के घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं तो क्या आपके घर सुरक्षित हैं? आपके उनमें इन्वॉल्व नहीं है। तो जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं उसमें स्पष्ट तौर पे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बला टालने के लिए या अपने ऊपर से आरोपों को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, लेकिन वो चीज़ें डाइवर्ट हो नहीं रही हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही लगातार उठ रहे हैं और पूरा विपक्ष जो है, एक तरीके से कहा जाए इंडिया गठबंधन खासतौर से, वो पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के सवालों के और इंडिया गठबंधन के सवालों के जवाब पैदा नहीं हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि मोदी जी, अमित शाह जी एक तरीके से अकेले पड़ते जा रहे हैं। पूरी पार्टी उनके साथ भी खड़ी नहीं है। पार्टी के बड़े नेताओं के किसी भी तरीके का कोई बयान प्रधानमंत्री के समर्थन में या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मसले खुल कर के आ रहे हैं, उन पर किसी के नहीं आ रहे हैं। जो प्रवक्ता जा रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि वो अमित शाह जी के बनाए हुए सब प्रवक्ता हैं, वो जाकर के टीवी डिबेट्स में जाकर के अपनी बातें कर रहे हैं। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा नेता इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बात करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इससे समझा जा सकता है कि तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हैं उनको भी अपने अगर पॉलिटिकल कैरियर की चिंता है या अपने सम्मान की कोई चिंता है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले को लेकर के उस पर बोलने से बच रहे हैं। ये चीज़ समझी जा सकती है और ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए बनता जा रहा है। सर्वमित्रा जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी बुरी तरह फंस चुकी है और मोदी जो हमेशा ये कहते रहे कि एक अकेला सब पर भारी, तो इस समय स्थिति यही बन गई है कि मोदी को अकेला ही उनके नेताओं ने छोड़ दिया है कि अब जो भी हो अच्छा बुरा आप खुद ही झेलना। और अब ये कल हमको ये पता चल जाएगा जब अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि वो क्या कोई बड़ा खुलासा करेंगे कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला चल रहा है, शराब घोटाला जो कथित शराब घोटाला कहा जा रहा है, उसमें आखिर पैसा गया तो किसके पास गया, अगर कोई वाकई घोटाला हुआ है तो। क्योंकि अभी तक तो ईडी ने किसी तरह का कोई सबूत पेश वो नहीं कर पाई है, कोई पैसा जब्त नहीं कर पाई है। सुनीता केजरीवाल ने आज अपने बयान में ये बताया भी है कि जिन जिन नेताओं को आपके गिरफ्तार किया गया है साल भर हो गए लेकिन कोई मामला आगे बढ़ा नहीं है। तो एक तरह से ये मानवाधिकार का हनन तो है ही, लोकतंत्र का अपमान भी है कि निर्वाचित नेताओं को इस तरह से जेल में बीजेपी के शासन में बंद करके रखा गया है। और तीसरी बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आ गया है, उसके तार इस घोटाले से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कल अरविंद केजरीवाल हो सकता है इसी को लेकर कोई बड़ा बयान दे जिस पर मोदी बुरी तरह फंस सकते हैं, अकेले पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर उनकी पार्टी के नेताओं ने पिछले 10 सालों में देखा है कि फोटो खिंचवाने की बारी आई चाहे फीता काटने की बारी आई,
या कहीं हो तो मोदी अकेले ही दिखना चाहते हैं, वो अपने साथ किसी माला में भी किसी को अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। जो बड़ी सी माला होती है उसमें वो राजनाथ सिंह को किस तरह से बाहर किया गया था, ये तो दृश्य सभी ने देखा है। तो ये लगातार कहीं ना कहीं छोटे छोटे दिखने वाले दृश्य बड़े अपमान का संकेत तो देते ही हैं। एक अकेला सब पर भारी, और अब वही अकेला जो है पूरी तरह से अकेला ही दिखाई देने वाला है, ये ऐसे संकेत इस समय मिल रहे हैं। तो देखना होगा कि कल केजरीवाल क्या कोई बड़ा खुलासा करते हैं, कोई बड़ा धमाका कल होता है आपकी ओर से, और क्या बीजेपी कोई फिर बड़ी चाल चलती है, इस पर भी नजरें रहेंगी हमारी। कल फिर हम कोई और नए विषय पर, या हो सकता है इसी विषय पर कल हम फिर चर्चा करें। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।